कृषक कहो या अन्नदाता कहो, पर हमारे इन सभी शब्दों से काफी बड़े मायने हैं उसके। पर केवल हमारे इन मायनों से वो संतुष्ट ना हो और चाहता हो कि उसके पक्ष को कोई सुने, समझे और फैसला ले। पर देश के कानों में ही उसकी आवाज को पहुंचने में अगर इतना ज्यादा समय लगा, तो क्या देश के कान खराब है या किसान की आवाज ही धीमी है? ये कटीले तार, सड़कों पर उन्हें रोकने के लिए खोदे गए गड्ढे, ये आंसू गैस के गोले, 19 डिग्री तापमान में भी उन पर बरसाई गई पानी की बौछारें उदाहरण है हमारे दायित्व के मौन रूप का। ये उदाहरण है इस लोकतंत्र की पराकाष्ठा को अंदर से झंझोरने वाली सच्चाई का। ये उदाहरण है किसान की व्यथा का। नमस्कार, मैं उत्कर्ष डहरिया स्वागत करता हूं आपका अभिव्यक्ति पर। चर्चा करेंगे, बड़ी गहन चर्चा करेंगे, बड़ी बेबाक चर्चा करेंगे कृषि कानूनों पर, किसान आंदोलनों पर। मोदी सरकार 2020 में 3 कृषि कानून लाती है, फिर इसके विरोध में किसानों द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन होते हैं। पहले जिसका केंद्र पंजाब और हरियाणा थे, अब दिल्ली की सिंघू बॉर्डर बन चुकी है। किसानों का कहना है कि वो अपने साथ 3 से 4 महीनों का राशन साथ लाए हैं और जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक किसान यहीं डटे रहेंगे। कभी नारे लगते हैं, कभी सभाएं करते हैं। दिन में समर्थकों से इतना दूध इकट्ठा हो रहा है कि कोई पी तक नहीं पा रहा। फिर शाम होते ही ट्रक और ट्रैक्टरों में लाउड स्पीकर भी बजने लगते हैं और रात होते ही लजीज पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। अब सरकार और किसानों के बीच में क्या वार्ता चल रही है और क्या इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की राजनीति है, इस पर चर्चा करने से पहले हम तीनों कृषि कानूनों को समझ लेते हैं। पहला है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। इस एक्ट ने आलू, प्याज, अनाज और दालें जैसी कुछ चीजों को इसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से बाहर कर दिया है। अब इन्हें सरकार वापस कुछ ही स्पेशल कंडीशन में ऐड करेंगी। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को 1955 में लाया गया था कुछ चुनिंदा चीजों के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई और खासकर उनकी स्टॉक लिमिट को तय करने के लिए। जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता है और उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है, लेकिन ये सप्लाई कम होती है, तो सरकार उसे इसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में ऐड कर देती है। जैसे कोविड की स्टार्टिंग में मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स को इस पर ऐड किया गया था। अब इसकी अच्छी बात क्या है, ये प्रधानमंत्री से सुनिए। जब भंडारण से जुड़ी कानूनी दिक्कतें दूर होगी, तो हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज का भी नेटवर्क और विकसित होगा, उसका और विस्तार होगा। अब जब कोल्ड स्टोरेज बढ़ेंगे तो चीजें और भी ज्यादा स्टोर होंगी और ऐसा होने पर ऐसे किसान जिनके पास कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है, वो और प्राइवेट कंपनियों की आय और भी ज्यादा बढ़ेगी। करेंगे पैसा ही पैसा होगा। अब इसमें कुछ बुरी बातें भी हैं। कृषि मंत्री तोमर के मुताबिक किसानों की मासिक आय कुछ 6,500 के करीब है, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स के आंकड़े इसे कुछ 10,000 के करीब लेके जाते हैं। पर जो भी हो, ये जरूर सच है कि देश के 85% किसानों की आय बहुत कम है। वो आर्थिक तंगी से परेशान है और उनके पास जमीनें भी कम है, उनका उत्पादन भी कम है। तो आर्थिक तंगी से परेशान किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बनवा सके। तो इन 85% किसानों की आबादी से ज्यादा फायदा इन 15% किसानों को होगा जिनकी आय ज्यादा है, और प्राइवेट कंपनियों को होगा जिनके पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है। अब दूसरी बुरी बात यह है कि आलू और प्याज जैसी रोजमर्रा की चीजों को इस लिस्ट से बाहर किया गया है, तो अब इनका प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा होगा, पर सप्लाई इनका केवल तब होगा जब इनके प्राइस ज्यादा होंगे, यानी कि महंगाई बढ़ने वाली है। दूसरा बिल है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इसमें सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी होती थी, पर अगर सरकार इसे फिर से हाईलाइट कर रही है तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे कॉर्पोरेट्स का किसानों पर और किसानों का कॉर्पोरेट्स पर विश्वास बढ़ेगा। दूसरी अच्छी बात ये कि डील एक प्री एग्रीड प्राइस पर होगी, यानी फसल के कटते तक दाम ऊपर जाए या नीचे आए, किसान को उसकी फसल का वही दाम मिलेगा। और तीसरी अच्छी बात यह भी है कि किसान अब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि किसी भी प्राइवेट कंपनी का ऑर्डर बड़ा होता है, वो आसपास के सभी किसानों से एग्रीमेंट करेगी, और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हो। अब इसकी बुरी बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की अथॉरिटी की बात नहीं की गई है जो किसानों को ये एग्रीमेंट समझा सके, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां हमेशा अपना फायदा ही देखेगी और किसानों को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में फंसाकर उलझा देगी। इसका बड़ा उदाहरण है तमिलनाडु। वहां पर 143 करोड़ रुपए का बकाया किसानों को अभी तक के नहीं मिला है। एक बुरी बात यह भी है कि किसान कोई प्रॉब्लम लेकर कोर्ट भी डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले उन्हें एसडीएम के पास जाना पड़ेगा, और किसानों का कहना है कि एसडीएम प्राइवेट कंपनियों के दबाव में उनका शोषण कर सकते हैं। अब अगले एक्ट को समझने से पहले कुछ लोगों से मिलिए। यह है भुवन, ये वाला नहीं, ये वाला।
तो भुवन और उसके गांव के लोगों को तो आप जानते ही होंगे। ये सभी परेशान थे जमींदार और धन्ना सेठों से, क्योंकि ये उनकी फसल को हड़प लिया करते थे। तो सरकार ने इसके लिए एपीएमसी मंडियों को लाई। अब किसान अपनी फसल को मंडी ले जाते और कमीशन एजेंट्स द्वारा ट्रेडर्स को बेचते ऑक्शन में। पर इस सिस्टम की कमी ये थी कि इसमें ये मिडिलमैन कार्टेल फॉर्म कर लेते और सभी मिलकर किसानों को एक समान दाम बताते, जिससे किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलता। इसके लिए सरकार ने बाद में एमएसपी भी लाई। आज देश के केवल 6% किसानों को एमएसपी मिलती है, क्योंकि हमारे देश में उतनी ज्यादा मंडियां हैं ही नहीं। इसलिए कई बार किसान अपना रोष प्रकट करते हुए देखे जा सकते हैं। हम किसान हो जाओ ठाणे भैया टमाटर भाई चले ही आ जाता। हाँ दुकानदार ट्राली पैसे मेरे को ट्राली पैसे 2016 नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि पंजाब के 100% किसान एमएसपी पर बेचते हैं। वहां का मंडी सिस्टम हमारे देश में सबसे अच्छा मंडी सिस्टम है। पर अब किसानों का कहना है कि तीसरा एक्ट फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स 2020 इस मंडी सिस्टम और एमएसपी दोनों को ही खत्म कर देगा। ये एक्ट दो चीजों पर बात करता है। पहली तो वन नेशन वन मार्केट, यानी देश का किसान जहां चाहे वहां अपनी फसल को बेच सकता है। इसका फायदा स्टेट बॉर्डर के पास रहने वाले किसानों को होगा। पर यह बात दूसरी थोड़ी गलत करता है कि अब मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि अगर टैक्स नहीं लगता है तो मंडियों का टैक्स कलेक्शन कम होगा। और अगर ऐसा होता है तो मंडियों को लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना कठिन होगा और फिर मंडियों में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी खुद को बाहर शिफ्ट करेंगे। अब अगर लॉन्ग टर्म में मंडियां खत्म होती है तो एमएसपी भी नहीं रहेगी। ये कानून किसी भी तरीके से एमएसपी की गारंटी नहीं देता है। हालांकि सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं होगा, तो इस पर किसानों का भी ये कहना है कि सरकार ने तो 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरियों की भी बात अपने मुंह से कही थी। हमने आपको तीनों एक्ट समझाए, पर अगर आपको तीनों एक्ट सही लगते हैं तो आप पर हमारी तर्क संबंधित बातों पर आपकी राजनीतिक सोच कुछ ज्यादा हावी है। अब आंदोलन पर वापस आते हैं। किसानों और पुलिस के बीच में कई जगहों पर छोटी छोटी हिंसा और झड़प भी देखने को मिली। अभिव्यक्ति किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे वो किसानों द्वारा ही क्यों न की गई हो, उसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता है। सरकार ने भी किसानों को रोकने के लिए कहीं कटीले तारे लगाई तो कभी आंसू गैस छोड़े। इस पर किसानों का कहना है कि उनके साथ नक्सलियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में विजेंद्र सिंह, दिलजीत दोसांझ और ऐसे कई सारे लोग सामने आए हैं। और अब सरकार का भी रवैया किसानों के प्रति थोड़ा नरम तो हुआ ही है और सरकार भी अब संशोधन के लिए किसानों से बातचीत कर रही है। किसान अपना रोज मीटिंग में भी दिखा रहे हैं। सरकार का दिया हुआ खाना नहीं खाते, ना ही उनकी चाय पीते हैं। खुद सब कुछ लेकर आते हैं और फर्श पर बैठकर खाते हैं। 5 दिसंबर को 5वें दौर की बातचीत में किसान संगठनों ने सरकार से सीधा पूछा कि क्या वो इन कानूनों को रद्द करेगी, हाँ या नहीं। इस पर जब मंत्रियों ने जलेबी बनाना शुरू करी तो किसान संगठनों ने फाइलों को उल्टा करा और उस पर पीछे यस और नो लिखा और फिर मौन धारण कर बैठ गए और फिर कुछ देर में मीटिंग खत्म हो गई। एक गुट है जो किसान को आतंकवादी और खालिस्तानी कह रहा है और एक पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसी है जिसके खुद के मैनिफेस्टो में ये चीजें थी जिसे इस सरकार ने लागू किया है, तो अब वो भी इन चीजों के खिलाफ बातें कर रही है। पर जो कुछ भी हो, इन सब के बीच में किसान का सही मुद्दा कहीं दबना नहीं चाहिए। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान। आखिर में बस 2 बातें। पहली, सरकार और किसानों के लिए कि जिद और हट से निष्कर्ष निकलता तो है पर वो सुनियोजित नहीं होता। और दूसरी बात आपके लिए कि याद रखिएगा, जब आप अपनी आरामदायक तोशाकों में सो रहे होंगे तो वो लोग जो अपने खेतों में आपके लिए धान उगाते हैं वो इतनी कड़ाके की ठंड में भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में तो कहीं सड़कों पर सो रहे हैं। अगर आपको हमारी अभिव्यक्ति पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पेज पर अपडेट्स के लिए। हम कोशिश करेंगे कि हर प्रकार के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज को अभिव्यक्ति पर डिस्कस करें। धन्यवाद।